हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ रहे हैं इसका हमारा सेकंड टॉपिक जो कि हमारा है इंटरनल आर्किटेक्चर। हमने पिछले टॉपिक के अंदर ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि भाई इसका बेसिक्स माइक्रो प्रोसेसर का क्या होता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि भाई इसका इंटरनल आर्किटेक्चर कैसा होता है माइक्रो प्रोसेसर का। तो ये आपके सामने हम डायरेक्टली टॉपिक स्टार्ट कर दें। ये आपके सामने इंटरनल आर्किटेक्चर का फिगर है। तो हम इंटरनल आर्किटेक्चर को क्या कर सकते हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? इन 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स में कौन-कौन सा है? पहला पार्ट हो गया हमारा ये, जिसको हमने बोल दिया रजिस्टर यूनिट। दूसरा हो गया हमारा ये एएलयू यानी अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कंट्रोल यूनिट। तीसरा हो गया हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। चौथा हो गया हमारा इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट और पांचवा हमारा है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट। तो हम जो माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल आर्किटेक्चर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करवा सकते हैं? 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये रजिस्टर से, रजिस्टर यूनिट। तो रजिस्टर यूनिट की अगर हम बात करें तो रजिस्टर यूनिट के अंदर आपको सामने दिख रहा है, आपको मैं इसका वन हटा देता हूँ, चलो कोई नहीं। कि हमारे पास में दो तरह के रजिस्टर होते हैं। एक होता है जनरल पर्पज रजिस्टर और दूसरा होता है स्पेशल पर्पज टाइप रजिस्टर। तो अगर जनरल पर्पज रजिस्टर की बात करें तो जो ये बी, सी, डी, ई, एच और एल, ये हमारे सारे क्या है? जनरल पर्पज रजिस्टर। और बाकी की हम बात करें तो जैसे ये हमारा स्पेशल पर्पज रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्पेशल पर्पज रजिस्टर है हमारा, है ना? तो ये हमारे क्या है? तीनों स्पेशल पर्पज रजिस्टर। तो एक बार हम इनको थ्योरी भी साथ में पढ़ते चलते हैं ताकि आपको आइडिया लगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रजिस्टर यूनिट की। किसकी बात कर रहे हैं? रजिस्टर इंटरनल आर्किटेक्चर में पहला टॉपिक हमारा 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। कैन बी डिवाइड इन 5 पार्ट्स। और फर्स्ट पार्ट है हमारा रजिस्टर यूनिट। रजिस्टर यूनिट में दो तरह के होते हैं हमारे। एक होता है जनरल पर्पज रजिस्टर और एक होता है हमारा, ये हमारा स्पेशल पर्पज रजिस्टर, स्पेशल पर्पज रजिस्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर की। तो जनरल पर्पज रजिस्टर हमारे पास में होता है 6। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? 8 बिट। ये आपको डायग्राम के अंदर भी दिखा रखा है कि ये हमारे सारे कैसे हैं। सारे जनरल पर्पज रजिस्टर जो है हमारे कितने बिट के हैं? 8 बिट के, सब के सब। ठीक है। इन 8 बिट को अब आपने ये पेयर में भी दिख रहे होंगे। तो इनसे हम कितने पेयर बना सकते हैं? तीनों से बी सी के एक पेयर हो सकता है, डी ई एक पेयर हो सकता है, एच एल एक पेयर हो सकता है। तो हमारे पास में इस तरह से जनरल पर्पज रजिस्टर्स कितने होते हैं? 6, जिनके देर आर 3 रजिस्टर पेयर ऑफ 16 बिट इन लेंथ। इनको 16 बिट 8 को जोड़ेंगे तो 16 बिट के हमारे पास में 3 पेयर हो जाएंगे। इनमें से क्या है कि एच एल जो रजिस्टर पेयर है उसको हम डिफॉल्ट मेमोरी या डेटा पॉइंटर बोलते हैं, है ना? एनी ऑफ द रजिस्टर पेयर कैन बी यूज टू पॉइंट टू द मेमोरी बट एच एल पेयर इज नोन एज डिफॉल्ट मेमोरी एंड डेटा पॉइंटर, है ना? तो अगर आपके जैसे सिस्टम में, जैसे मैं एग्जांपल समझूं आपको कि अगर सपोज करो एग्जांपल है आपका मूव बी एम। एम यहाँ पे रिप्रेजेंट किसको करता है? मेमोरी के अंदर। तो ये एम रिप्रेजेंट करता है इंडिकेट मेमोरी कंटेंट और मेमोरी रजिस्टर हुज एड्रेस इज प्रेजेंट इन एच एल पेयर। यानी इस एम का जो एड्रेस है वो किसके अंदर स्टोर होगा? बाई डिफॉल्ट एच एल पेयर। ये नहीं है कि इसी में ही होगा, हम किसी में कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी का बाई डिफॉल्ट अगर नहीं गिवन है तो इसको, इसका जो एड्रेस किस में प्रेजेंट मिलेगा मुझे? एच एल रजिस्टर पेयर के अंदर। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कितने जनरल जनरल ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कितने जनरल पर्पज रजिस्टर है? तो वो कितने? 6। तो रजिस्टर क्या करते हैं? पॉइंट मेमोरी एड्रेस को। यानी बी सी आपने 16 पेयर का एक रजिस्टर, ये क्या बताएगा आपको? एड्रेस बताएगा मेमोरी लोकेशन के अंदर कि भाई पर्टिकुलर कोई चीज का, किसी का एड्रेस मेमोरी के अंदर कहाँ पर है। ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर की बात। अब इसी के अंदर एक हमारा होता है एक अक्यूमुलेटर, है ना? क्या होता है हमारा? अक्यूमुलेटर। अक्यूमुलेटर की हम बात करेंगे जब हम इसमें पढ़ेंगे फ्लैग वगैरह। अक्यूमुलेटर क्या होता है बेसिकली? ये जनरल पर्पज रजिस्टर नहीं है, वो एक अलग ही कैटेगरी में आता है ना, स्पेशल में है वो, उसको मल्टीपर्पज रजिस्टर बोल सकते हैं। एक क्या होता है हमारे पास में? एक रजिस्टर होता है अक्यूमुलेटर। तो अक्यूमुलेटर को हम क्या बोल सकते हैं? इसको मल्टीपर्पज रजिस्टर बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है? 8 बिट होता है। इसकी भी लेंथ कितनी, वर्ड लेंथ कितनी होती है? 8 बिट। तो ये क्या होता है? इट इज एन 8 बिट मल्टीपर्पज रजिस्टर बाय विच
almost all arithmetic and logic operation are performed. One of the byte must be present in accumulator, और रिजल्ट जो है वो भी किसमें स्टोर होता है, हमारा accumulator के अंदर। तो जब भी हम ALU के अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, फ्लैग भी आएंगे, फ्लैग चेंज होंगे, तब हम इसके accumulator की और ज़्यादा बात करेंगे। अब हम बात करते हैं स्पेशल पर्पज रजिस्टर की, जिनका कि किसी न किसी विशेष पर्पज की वजह से जिन रजिस्टर का यूज हुआ। तो सबसे पहले जैसे हम ले लेते हैं प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक रजिस्टर। तो अगर हम बात करें प्रोग्राम काउंटर की, तो प्रोग्राम काउंटर ये लिखा रखा कितने बिट रजिस्टर है, ये भी 16 बिट रजिस्टर है। आप अपने नोट्स बना लीजिएगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रोग्राम रजिस्टर कैसा है, प्रोग्राम काउंटर कितना, 16 बिट। तो ये क्या करता है भाई, इट इज ए 16 बिट रजिस्टर विच कंटेन एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी जब हम इसमें प्रोग्राम में रन करवाएंगे तो इसके अंदर उस चीज का एड्रेस होता है जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास में एग्जीक्यूट होने वाला है ना, उसका एड्रेस इसके अंदर होता है। तो ये क्या काम करता है, प्रोग्राम फ्लो और उसका कंट्रोल का काम करता है। यानी इसके अंदर नेक्स्ट एड्रेस होता है, कोई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ये क्या काम करता है, प्रोग्राम फ्लो का काम करता है, कि हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप ना हो, एंड तक फ्लो होता रहे। ठीक है, इसी तरह से इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे स्टैक रजिस्टर की। तो अगर हम बात करें कि ये हमारा जो स्टैक पॉइंटर है, स्टैक पॉइंटर हमारा क्या काम करता है, स्टैक पॉइंटर भी ये कैसा, हमारा 16 बिट जो होता है रजिस्टर होता है। और इसके अंदर किसका एड्रेस होता है, इसके अंदर एड्रेस होता है 16 बिट ये रजिस्टर होता है, और इसके अंदर एड्रेस होता है जो डेटा टॉप पे प्रेजेंट होता है उसका एड्रेस इसके अंदर होता है। तो ये क्या है, इट इज एन 16 बिट रजिस्टर विच कंटेन एड्रेस ऑफ द डेटा प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। तो इसको क्या याद रखना है हमने, कि जो भी एट द टॉप ऑफ स्टैक हो हमारे पास में प्रोग्राम के अंदर, उसका डेटा किसके अंदर, उसका एड्रेस किस में मिलेगा मुझे, स्टैक पॉइंटर के अंदर। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर क्या होते हैं, हमने देख लिया स्टैक पॉइंटर क्या काम करता है, टॉप ऑफ द स्टैक को बताता है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो भी नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसका एड्रेस इसका क्या करता है, कंटेन करता है। ये दोनों हमारे पास में 16 बिट होते हैं, दोनों स्टैक पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर जनरल पर्पज रजिस्टर सारे हमारे पास में कैसे होते हैं, 8 बिट। दोनों को मिला के एक पेयर बनाया जा सकता है। इस प्रकार हमारे पास में 3 पेयर अवेलेबल होते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर के। और जो मेमोरी का एड्रेस होता है वो बाय डिफॉल्ट हमें किसके अंदर मिलता है, HL रजिस्टर पेयर के अंदर। तो ये हमने अब तक बात करी। इसी की कड़ी के अंदर हम आगे बात करते हैं हमारा स्पेशल पर्पज रजिस्टर ये क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ऑपकोड जो होता है हमारा, है ना, प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन का, वो किस में जाता है, हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ओनली ऑपकोड प्रेजेंट होता है, उसका जो है ना डेटा वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। फिर वो ऑपकोड जो होता है वो हमारा क्या जाता है, इसको डिकोड होने जाता है, जिसको नाम के दे रखा हमने इंस्ट्रक्शन डिकोडर। जिससे प्रोसेसर को पता पड़ता है कि भाई वो ऑपकोड को है उसको करना क्या है ना, और उसके रिगार्डिंग उसको कितनी मशीन साइकिल वगैरह रिक्वायर्ड होती है। तो जनरली ऑपकोड फेज के अंदर अगर बात करें तो 4 हमारी मशीन साइकिल टी बराबर जो 4 मशीन साइकिल यूज होती है। तो वो कैसे कैसे होती है उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक हमारा स्पेशल पर्पज रजिस्टर क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इट इज एन 8 बिट रजिस्टर विच कंटेन ऑपकोड ऑफ प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन, है ना। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डज नॉट कंटेन डेटा, इट विल ओनली कंटेन ऑपकोड। ठीक है, ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसके बाद हमारे जो स्पेशल रजिस्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लैग रजिस्टर। क्या नाम बोलते हैं हम, फ्लैग रजिस्टर। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हमारे सिस्टम में क्या है, फ्लैग। तो ये फ्लैग हमारे कब काम में आते हैं, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होते हैं, 5 फ्लैग होते हैं इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर विच गिव द स्टेटस आफ्टर एन ALU ऑपरेशन। जब भी कोई ALU ऑपरेशन परफॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट से, तो वो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो उसके बाद में उसका स्टेटस बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लैग यूज करते हैं। एज द रिजल्ट इज प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर, इसका रिजल्ट किस में प्रेजेंट होता है, ALU का। ALU लॉजिक ऑपरेशन जो भी उनका रिजल्ट वो उसमें प्रेजेंट होता है एक्यूमुलेटर में। तो एज द रिजल्ट इन प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर फॉर मोस्ट ऑफ द ALU ऑपरेशन फ्लैग आर इफेक्टेड और मॉडिफाइड बाय द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो जो फ्लैग का कंटेंट है वो क्या हो जाता है, इसकी वजह से मॉडिफाई हो जाता है। एक्सेप्ट फॉर फ्यू इंस्ट्रक्शन INR एंड DCR। अगर इंक्रीमेंट और DCR अगर हम कमांड यूज करते हैं तो हमारा फ्लैग है जो मॉडिफाई नहीं होता है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम फ्लैग के बारे में बात करते हैं कि फ्लैग के बारे में हमने क्या क्या बात करी, फ्लैग क्या होते हैं।
फ्लैग होते हैं हमारे पास में 5। क्या होते हैं? एस, जेड, ऑक्सिलरी कैरी, यानी एस यानी साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पेरिटी एंड कैरी। अगर इनको हम इसके अंदर डिफाइन करें, हमारा डी नोट जी से मतलब ये हो गया हमारा एस, जेड, ये एस सी, ये हमारा पी और ये हमारा सी। इसको नाम दो D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0। यहाँ से P का मतलब है पेरिटी, C का मतलब है कैरी, A का मतलब है ऑक्सिलरी कैरी, Z का मतलब है जीरो फ्लैग, S का मतलब है साइन फ्लैग। अगर मेरा S की वैल्यू जीरो है तो ये एस साइन फ्लैग रिप्रेजेंट करता है कि मेरा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर S की वैल्यू जीरो आती है तो पॉजिटिव, 1 आता है तो नेगेटिव। इसी तरह अगर जीरो फ्लैग, अगर साहब के पूरे की पूरी वैल्यू जीरो है तो जब सारे जीरो है तो इसका रिजल्ट क्या जाएगा? 1, अदरवाइज क्या रहेगा? जीरो। जब जीरो फ्लैग 1 हो जाता है इसका मतलब है मेरा रिजल्ट क्या है? जीरो। ऑक्सिलरी कैरी का बता, जब D3 की वजह से यहाँ पे कोई कैरी लग जाता है, D3 की वजह से जब इसके ऊपर कैरी आता है तो मेरा ऑक्सिलरी कैरी क्या हो जाता है? 1। इसी तरह से अगर इवन 1 जो है इसके अंदर प्रेजेंट रिजल्ट में, अगर वो इवन है तो ये मेरा पेरिटी क्या होता है? 1, अदरवाइज क्या होता है? जीरो, अदरवाइज जीरो। और D7 की वजह से अगर कोई कैरी लग जाता है फर्स्ट पे, है ना, तो उसे D0 पे, तो उसको हमने नाम क्या दे दिया? कैरी। तो ये हमारे क्या होते हैं? 5 फ्लैग। अब ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या मॉडिफाई होगा, यानी ALU ऑपरेशन में मेरे फ्लैग क्या हो जाते हैं? मॉडिफाई। लेकिन अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो, तो इंक्रीमेंट INR और DCR, इन दोनों केस में मेरा जो है फ्लैग नॉट मॉडिफाइड, फ्लैग नॉट मॉडिफाइड। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से फ्लैग के अंदर मेरा जो है वो फ्लैग जो है मॉडिफाई नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ से आपने देख लिया भाई, साइन फ्लैग का देख लिया भाई, जीरो अब बताता है पॉजिटिव रिजल्ट को, 1 बताता है नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट को। जीरो फ्लैग जो है मेरा 1 है कब? जब इसका मतलब है कि रिजल्ट जो है एक्यूमुलेटर में वो मेरा कैसा है? जीरो। रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर वो कैसा है? 00H। और अदरवाइज जीरो। ऑक्सिलरी कैरी की बात करें 1, जब हमारा क्या लगे D3 से D4 पे क्या जाए? कैरी, है ना, तो जीरो। पेरिटी का बता दिया मैंने 1, इफ नंबर ऑफ 1 इज इवन, इवन इवन नंबर ऑफ 1 पूरा लिख देता है, इवन नंबर ऑफ 1, अदरवाइज जीरो। कैरी का फ्लैग 1 कब होएगा? कैरी की वैल्यू 1 कब होगी? जब कैरी D7 से, कैरी फ्रॉम D7, अदरवाइज जीरो। तो ये इंपॉर्टेंट है कैसे क्या आते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, इसके अंदर एग्जांपल की हम बात करें कि सपोज करो A की वैल्यू कोई है मेरे पास में 9F और B की वैल्यू है मेरे पास में 78, और दोनों को मुझे जोड़ना है। तो मेरा इसका किसी ने पूछ लिया कि सम के अंदर साइन फ्लैग की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1001। और 8 को मैं कितना लिख सकता हूँ? F को कितना लिख सकता हूँ? ट्रिपल, डबल वन डबल वन। इसी तरह से मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ? 0 1 1 1। और 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 0 0 0। ये मैं बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन तो बताने की जरूरत नहीं है। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1, तो ये तक कितना आ गया? 1 का 1, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1। 1 और 1 कितना हो गया? 10, और फिर कैरी लग गया 1। 1 1 10 प्लस 1 11 का 1, ये लग गया कैरी 1 1 1 10। एक मिनट, 1 1 10, ये अगेन लग गया 1 1 1 10, ये अगेन लग गया 1 1 1 10, और ये मेरा 1 क्या चला गया? कैरी। ये मेरा 1 क्या हो गया? कैरी। तो यहाँ से मुझे क्या पता पड़ा कि ये तो वैल्यू मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एस को। सारा का सारा रिजल्ट मेरा जीरो नहीं है, तो इसका मतलब मेरा जो कैरी फ्लैग है, वो सॉरी जेड फ्लैग है, वो मेरा रिमेन क्या है? जीरो। यहाँ से भी मतलब मैं अलग रिजल्ट ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा एस, ये मेरा जेड, ये मेरा ऑक्सिलरी कैरी AC, ये मेरा P, और ये मेरा C। तो यहाँ से मुझे S तो क्या मिला? जीरो। जेड कितना मेरा? जीरो। ये क्रॉस है ये D3 से D4 पे कैरी किया तो मेरा ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू क्या होगी? 1। ये मेरा क्रॉस है ही है। नंबर ऑफ इवन 1 कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 इवन है, यानी मेरा पेरिटी कितना हो गया? 1।
ये क्रॉस, और कैरी मेरे को मिल गया 1, ये जो गया 1, तो ये हो गया मेरा फ्लैग। इससे मुझे क्या पता पड़ा कि मेरा नंबर कैसा है, पॉजिटिव। जीरो में फ्लैग जीरो, इसका मतलब सारा का सारा रिजल्ट मेरा नॉन जीरो नंबर है। ऑक्सिलरी कैरी 1 है, यानी जो भी नंबर है उसके अंदर D3 से D4 पे कैरी गया, इवन नंबर ऑफ 1 है, और कैरी मेरा क्या है कि भाई कैरी मुझे 1 मिला है, तो यानी कैरी गया है D7 से D0 पे। अब ये फ्लैग के बात करने के बाद में हमारे इसके अंदर एक और रजिस्टर होते हैं जिनको हम नाम देते हैं टेम्परेरी रजिस्टर। ये होते हैं हमारा टेम्परेरी रजिस्टर, जिसको नाम क्या देते हैं, डब्लू और जेड। ये तो है जेड और ये है हमारे डब्लू। तो डब्लू एंड जेड आर द टू 8 बिट टेम्परेरी रजिस्टर विच आर नॉट एक्सेसिबल बाई प्रोग्रामर, है ना। दे आर ओनली यूज्ड बाई प्रोसेसर इन सम इंस्ट्रक्शन। इनको कौन यूज लेता है, यूज्ड बाई प्रोसेसर, है ना। इनको प्रोग्रामर यूज नहीं ले सकता, ठीक है। इसके अलावा एक हमारा स्पेशल पर्पज रजिस्टर होता है एक, जिसको हम नाम देते हैं PSW। क्या बोलते हैं, PSW। PSW में क्या होता है, यहाँ पे मैं पेन चेंज करके लिख देता हूँ। PSW को हम नाम देते हैं प्रोग्राम या प्रोसेसर। क्या वो दोनों यूज है, प्रोग्राम या प्रोसेसर स्टेटस वर्ड। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम या प्रोसेसर स्टेटस। इसमें क्या होता है, एक साइड तो हायर बाइट में तो होता है एक्यूमुलेटर, लोअर में होता है फ्लैग। तो हमारा जब भी कोई ALU का ऑपरेशन करते हैं तो हमारा एक्यूमुलेटर में डेटा स्टोर होता है, इसकी वजह से हमारा फ्लैग क्या होता है, मॉडिफाइड। तो दोनों को जब हमने कंबाइन स्टेटस हो जाता है एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर का, वो हमें कौन बताता है, PSW। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और जिसमें ये एक्यूमुलेटर तो होता है हमारा हायर साइड, HIGR हायर बाइट, और जो हमारा फ्लैग होता है वो होता है हमारा लोअर बाइट साइड। और क्या होता है, लोअर बाइट। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट। ये हमने अब तक क्या पढ़ा, इसके अंदर ये वाला पोर्शन हमने पढ़ लिया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, सारे रजिस्टर, टेम्परेरी, INR, डिक्रीमेंट, ये हमने पोर्शन पढ़ लिया। यानी एक मेरा पोर्शन रजिस्टर का क्या हो गया, कंप्लीट। अब बात करता हूँ मैं सेकंड पोर्शन, वो मेरा क्या, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल ALU के अंदर क्या आ रहा है, एक आपको इनपुट में दे रखा है एक्यूमुलेटर आ रहा है, दूसरा मेरा फ्लैग, इनपुट आउटपुट दोनों है, तो दूसरा एक्यूमुलेटर में क्या होगा, फ्लैग, और तीसरा मेरा क्या हो गया इसका, टेम्परेरी रजिस्टर। तो अगर मैं ALU को अगर कोई पूछ ले, माइक्रो प्रोसेसर में ALU में क्या क्या कंटेंट होता है, एक होता है हमारा एक्यूमुलेटर, ठीक है, दूसरा होता है मेरा टेम्परेरी रजिस्टर, है ना, और तीसरा होता है मेरा फ्लैग। तो यही होता है मेरा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के फुल फॉर्म आप जानते हो, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये इससे रिलेटेड क्या करता है, काम करता है। जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन है, एंड, और, एक्सोर, कंपेयर, कॉम्प्लीमेंट, रोटेट, ये सारे काम क्या करता है मेरा ALU करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, यानी इसका थर्ड, टाइमिंग एंड कंट्रोल। किसकी बात करें, टाइमिंग एंड कंट्रोल। टाइमिंग एंड कंट्रोल की अगर बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये आपको दिख रहे हैं X1 X2, ये हमारे क्या होता है, क्लॉक जनरेटर। क्या बोलते हैं इनको, क्लॉक जनरेटर। क्या नाम दिया हमने इनको, क्लॉक जनरेटर। तो क्लॉक जनरेटर के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, क्रिस्टल ऑस्किलेटर। क्या यूज करते हैं, क्रिस्टल ऑस्किलेटर। अब यहाँ पे कोई पूछता है कि भाई ये क्या क्रिस्टल ऑस्किलेटर यूज करे, कोई RC LC वगैरह स्केलर, क्योंकि वो क्या है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट डिवाइड होती है, और क्रिस्टल ऑस्किलेटर जो है हमारा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे क्या करता है भाई, ये क्रिस्टल ऑस्किलेटर क्यों यूज लेता है कि भाई नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, यूज। जो इस वजह से क्या करवाता है, ये स्टेबल ऑस्किलेशन प्रोवाइड करवाता है, स्टेबल ऑस्किलेशन प्रोवाइड, स्टेबल ऑस्किलेशन। तो मेरा क्लॉक जनरेटर क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग वेरियस कंट्रोल, टाइमिंग एंड स्टेटस सिग्नल रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ऑपरेशन इन द प्रोसेसर, ठीक है। तो हम बात करते हैं हम नेक्स्ट की, इसकी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारी क्लॉक की जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होती है, FC क्लॉक, वो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्लॉक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो होती है हमारी जो भी क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी होती है उसकी क्या होती है, हाफ, ठीक है। तो ये तो है हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, कि भाई अगर कोई पूछ ले आपको क्लॉक की फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2।
अब इसी के अंदर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एएलई। एएलई के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, एड्रेस लैच एनेबल होता है। तो एएलई आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे। एएलई एएलई की वैल्यू अगर 1 होती है तो इसका मतलब है कि कंप्लीट जो हमारी एड्रेस बस है A0 से A15 वो किसकी तरह यूज में आएगी, एड्रेस बस की तरह। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये क्या करेगा, A0 से लेके A7 तो इसको यूज करेगा एज ए डेटा बस, और A8 से लेके A15 तक ये किस में आएगा, हमारे एड्रेस बस के अंदर। तो ये हमारा हो गया एड्रेस एएलई का काम। फिर हम बात करें ये हमारे कंट्रोल सिग्नल रीड बार राइट बार। रीड के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा रीड बार है ना। रीड बार ये क्या हो गया, रीड कंट्रोल सिग्नल हो गया। कैसा हो गया, रीड कंट्रोल सिग्नल। रीड कंट्रोल सिग्नल बोले तो ये क्या है कि बार लग गया, तो यानी जब ये 0 होगा तो मेरा ये क्या होगा, एक्टिव, और 1 होगा तो डीएक्टिव। इसी तरह से अगर WR बोले तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट कंट्रोल सिग्नल। कैसा है, राइट कंट्रोल सिग्नल। यानी अगर ये वैल्यू 0 है तो मेरा राइट क्या है, एक्टिव है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे दोनों कंट्रोल सिग्नल। इसी तरह से अब अगर हम बात करें हमारे स्टेटस लाइन की, स्टेटस लाइन होती है S0 और S1, और ये हमारा तीसरा आई इनपुट आउटपुट या मेमोरी ऑपरेशन। तो ये किस किस केस में क्या होते हैं, अगर हम इनपुट आउटपुट मेमोरी ऑपरेशन की बात करें, इनकी क्या एक टेबल बना लेते हैं। इनपुट आउटपुट मेमोरी ऑपरेशन, ये रीड बार और ये राइट बार। अगर ये मान लो 0 0 1, यहाँ से आपको साथ में क्या दिख रहा है कि ये फैच वाला काम हो रहा है, ये मेमोरी और रीड का काम हो रहा है। यह एक सारी एक बार टेबल बना लेते हैं, फिर लिख लेते हैं। 0 1 0 1 0 1 1 1 0। या इसमें आप अगर उस तरह से पूरी टेबल बनाना चाहो तो एक बार मैं वैसे ही बना देता हूँ, एग्जाम में पूछ ली जाती है। एक मिनट। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11। 11 के बाद में क्या आता है भैया, 1 0 0 1 0 0। 100 के बाद में कितना था, 101। 101 के बाद में कितना था, 110। 110 के बाद में क्या था, 111। जब तीनों की वैल्यू अगर 0 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को, स्टेट को क्या बोलते हैं, हॉल्ट स्टेट। अगर 0 0 1 है तो इसका मतलब है मेरा क्या है, मेमोरी ऑपरेशन है, और वो कैसा है, राइट ऑपरेशन है। अगर ये रीड बार पे है तो ये मेरा क्या है, मेमोरी रीड ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, अगर रीड बार और राइट बार मेरा दोनों 1 है तो ये मेरा कैसा हो गया, ऑपकोड फेच का ऑपरेशन हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये वैल्यू यहाँ पे 1 है और ये वैल्यू दोनों 0 है। ठीक है, एक बार इसको छोड़ देते हैं। ये वैल्यू है मेरी 1 और ये वैल्यू है मेरी 0 1। जब 0 1 है तो इसका मतलब क्या है, ये इनपुट आउटपुट क्या हो रहा है, राइट। इसी तरह से ये 1 और 0 है तो ये क्या हो गया, इनपुट आउटपुट रीड। जब तीनों की वैल्यू 1 1 है तो 1 1 को हम क्या बोलते हैं, INTA। यानी मेरा जो इंटरप्ट है वो क्या है, अक्नोलेज। ये क्या बताता है, मेरा इंटरप्ट अक्नोलेज को शो करता है। अक ठीक है, एक मिनट यार, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ा जॉब का टाइम रहता है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। अब इसके हम बात करें कि भाई जो हमारा ये नेक्स्ट सिग्नल होल्ड क्या काम करता है और मेरा HLDA क्या काम करता है। ये होल्ड और इसका होल्ड, इसके फुल फॉर्म होती है होल्ड अक्नॉलेज, यानी होल्ड सिस्टम ने ले लिया है उसका अक्नॉलेज, और ये किस में आता है, DMA कंट्रोलर के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई DMA के ऊपर इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्या करता है भाई, DMA क्या करता है, होल्ड सिग्नल को क्या करता है, सेंड करता है प्रोसेसर को, एज ए रिक्वेस्ट सिग्नल भेजता है। और प्रोसेसर को कहता है भाई मुझे जो भी उसको इनपुट आउटपुट डायरेक्टली कुछ डेटा ट्रांसफर करना हो इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच में, तो ये होल्ड DMA क्या करता है, होल्ड सिग्नल सेंड करता है प्रोसेसर को एज ए रिक्वेस्ट। प्रोसेसर क्या करता है, जो भी काम वो कर रहा होता है तो फर्स्ट उसको क्या करता है, कंप्लीट करता है उस साइकिल को, और उसके बाद में HLDA सिग्नल भेजता है एज ए एक्नॉलेज। और ये क्या होता है कि भाई 0 होता है तो क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, जब ये 0 एक्टिव हो जाता है तो फिर हमारा जो डायरेक्ट मेमोरी ट्रांसफर है, एक तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच में जब वो काम हो जाता है, तो आफ्टर कंप्लीशन रिमूव होल्ड सिग्नल देन कंट्रोल अगेन इन हैंड ऑफ प्रोसेसर। जब हमारी डायरेक्ट जो हमारा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है तो फिर से ये क्या होता है कि भाई हमारा उसके हाथ में, प्रोसेसर के हाथ में वापस कंट्रोल चला जाता है।
तो एक तरह से ये प्रोसेसिंग को, ट्रांसफर को फास्ट करने के अंदर हमारा कौन सा सिग्नल वो आता है, यूज में आता है, डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। व्हेन मोर डेटा इज टू बी ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, ए डीएमए ऑपरेशन इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ डीएमए कंट्रोलर विच इंक्रीज द इनपुट आउटपुट ट्रांसफर रेट। यानी एक तरह से स्पीड ऑफ ऑपरेशन को ये क्या कर देता है, डीएमए मेरा क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है। तो अगर हम डीएमए को और आगे पढ़े तो डीएमए मेरा क्या है, दो मोड में काम करता है। डीएमए मेरा क्या काम करता है, दो मोड में। एक होता है, इसको बोलते हैं ब्रस्ट मोड। क्या बोलते हैं, ब्रस्ट मोड। और दूसरा होता है मेरा साइकिल स्टीलिंग मोड, साइकिल स्टीलिंग टेक्निक। और दूसरा इसको ये भी बोल सकते हैं कि, या और बोल सकते हैं शॉर्ट ब्रस्ट मोड। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, दोनों नाम। तो ब्रस्ट मोड में क्या होता है कि भाई जो प्रेशर, जब हमने क्या करता है कि अगर एक बार एचएलडी आपने सिग्नल दे दिया, तो वो जब तक डेटा कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो जाता मेमोरी के और इनपुट आउटपुट के बीच में, जो हमारा प्रोसेसर है वो क्या रहेगा, वेट स्टेट या आइडियल स्टेट के अंदर रहता है। ठीक है। एक बार अगर आपने एचएलडी सिग्नल आपने एक्नॉलेज कर दिया, तो जब तक मेरा कंप्लीट डेटा, टिल कंप्लीट डेटा ट्रांसफर, टिल कंप्लीट डेटा ट्रांसफर, तो मेरा ये जो प्रोसेसर है वो किस पोजीशन में रहता है, वेट या आइडल स्टेट के अंदर रहता है। तो इस तरह से क्या होता है कि भाई इंटरफेरेंस जो है प्रोसेसर पे कुछ ज़्यादा हो जाता है, यानी एक तरह से तब तक प्रोसेसर हमारा कोई काम कर ही नहीं पाए। एज द प्रोसेस इज प्रेजेंट इन वेट और आइडियल स्टेट फॉर मोर टाइम, इंटरफेरेंस इज मोर, है ना। ठीक है। तो इसका जैसे एग्जांपल है कि भाई अगर कोई आपने हार्ड डिस्क से कोई डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं हार्ड डिस्क के। और दूसरा ये होता है साइकिल और स्टेलिंग टाइम। इसके अंदर क्या होता है, द टोटल डेटा टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट इज इट डिवाइडेड इनटू ब्लॉक, और ब्लॉक आर ट्रांसफर्ड इन अ सीक्वेंस ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम। Then the time of processor is efficiently used and it is interrupted only when there is a data transfer। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो डेटा है उसको क्या करते हैं, ब्लॉक बना के भेजते हैं। तो बीच में प्रोसेसर को क्या है, टाइम मिल जाता है, वो अपना भी काम कर सकता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, कम होता है। तो ये एक तरह से क्या हो गया भाई, इफेक्टिव यूज हो गया प्रोसेसर का। क्या हो गया, इफेक्टिव यूज ऑफ प्रोसेसर। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पिन की। नेक्स्ट पिन जैसे हमारे है रीसेट इन। रीसेट इन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है वो कहाँ से हो जाए, मतलब प्रोग्राम हमारे सिस्टम में क्या हो जाए, रीसेट, यानी सिस्टम की वैल्यू क्या हो जाए, मेरी 000H ये हो जाए। लो एक्टिव इनपुट सिग्नल टू रीसेट द प्रोसेसर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इनिशियलाइज कहाँ से करता है, 000H, यानी इसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू प्रोग्राम काउंटर में क्या आती है, ये, यानी प्रोग्राम मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, इससे। और रीसेट आउटपुट की बात करें, जो हमारा नेक्स्ट है रीसेट आउटपुट, ये नाम से पता है इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। रीसेट आउटपुट का मतलब होता है आउटपुट सिग्नल विच इंडिकेट दैट प्रोसेसर इज रीसेट। यानी जैसे रीसेट इन हो गया तो फिर एक आउटपुट सिग्नल होता है जो हमें बताता है कि भाई प्रोसेसर क्या हो गया, रीसेट। इट कैन बी कनेक्टेड टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस टू रीसेट इट। अब इसी तरह से बात करें, हमारे दो सिग्नल और बच गए, एक बच गया हमारा क्लॉक आउट और एक हो गया हमारा रेडी। ठीक है। तो क्लॉक आउट क्या होता है, आउटपुट पिन पे जो सेम फ्रीक्वेंसी होती है, आउटपुट पिन ऑन विच सेम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोसेसर इज अवेलेबल। यानी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारा सिस्टम ले रहा है वही ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मुझे क्या होती है, ये अवेलेबल होती है। इट कैन बी यूज टू कनेक्ट टू द क्लॉक इनपुट ऑफ इनपुट आउटपुट फॉर सिंक्रोनस ऑपरेशन। और रेडी की बात करें तो रेडी क्या होता है, स्लो स्पीड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है एक तरह से। और जब इसकी वैल्यू 1 होती है, देन ओनली प्रोसेसर विल आइदर ट्रांसमिट डेटा और रिसीव डेटा, डेटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस। यानी रेडी के अंदर क्या होता है, स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, स्लो स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट होती है। जब इसकी वैल्यू अगर 1 हो गई, या लिख लेते हैं, ये क्या है, रेडी। रेडी सिग्नल क्या करता है, इनपुट सिग्नल टू द प्रोसेसर फॉर स्लो स्पीड इनपुट आउटपुट। जब भी आपको सिस्टम में क्या मिले, स्लो स्पीड, फॉर स्लो स्पीड इनपुट आउटपुट। ठीक है। तो रेडी का दिमाग में आपको ये याद रखना, किसके लिए, एग्जाम में क्वेश्चन भी जब भी स्लो स्पीड की बात आवे तो आप रेडी सिग्नल, जब ये वैल्यू इसकी क्या होती है, 1, तो देन ओनली प्रोसेसर विल आइदर, या तो जब क्या करेगा प्रोसेसर, प्रोसेसर विल आइदर
transmit data or to receive data from इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो प्रोसेसर एक टाइम में या तो ओनली रिसीव करेगा या हमें आउटपुट में सेंड करेगा, तो इससे मेरी जो स्लो स्पीड का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मेरा प्रोसेसर क्या करेगा, हाई स्पीड से काम करेगा। ठीक है, तो ये अब तक हमने क्या कर लिया, तीन पार्ट इसके देख लिए। हमने ये देख लिया, हमारा रजिस्टर सेगमेंट देख लिया, हमने एएलयू सेगमेंट देख लिया, हमने टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट देख लिया। अब हम बात करते हैं हमारे इंटरप्ट कंट्रोल की। तो हमारे पास में क्या होते हैं, 5 हार्डवेयर इनपुट होते हैं सिस्टम के अंदर। कितने हार्डवेयर इनपुट होते हैं, 5। ठीक है, जिसमें ये इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर बात है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ट्रैप, फिर 7.5, फिर आरएसटी 6.5, फिर आरएसटी 5.5, और एक होता है हमारा आईएनटीआर। आईएनटीआर बताता है हमारा इंटरप्ट रिक्वेस्ट की, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। और ये हमारा एक्नॉलेज बताता है इनके इंटरप्ट एक्नॉलेज, यानी इंटरप्ट मिल गया है, एक तरह से इंटरप्ट को एक्नॉलेज करता है। ठीक है, तो एग्जाम में एक तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जो हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, तो रिजल्ट कितने होते हैं, 5। तो हमारे पास में कितने नंबर ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट कितने होते हैं, 5, और जिसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या होता है, ट्रैप। उसके बाद में आरएसटी 7.5, 6.5, 5.5 और आईएनटीआर। तब बात करते हैं इंटरप्ट है क्या। तो इंटरप्ट क्या है, इंटरप्ट इज अ मेथड बाय विच एन इनपुट आउटपुट डिवाइस इन्फॉर्म द प्रोसेस दैट इट रिक्वायर द सर्विस फ्रॉम द प्रोसेसर। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या कहती है, प्रोसेसर को इन्फॉर्म करती है कि भाई मुझे ये जो है प्रोसेसर से ये सर्विस चाहिए। तो उस केस में फिर ये हमारा क्या होता है, इंटरप्ट यूज में आता है। और आरएसटी जो लिखा हुआ है, आरएसटी की फुल फॉर्म होती है रीस्टार्ट। क्या होता है, रीस्टार्ट। और आईएनटी बार ये हमारा कैसा होता है, लो एक्टिव सिग्नल होता है ना, लो एक्टिव आउटपुट सिग्नल इन रेस्पॉन्स टू इंटरप्ट रिक्वेस्ट। अगर कोई इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है प्रोसेसर, तो फिर ये वापस में एक तरह से लो एक्टिव सिग्नल को भेजता है कि भाई हाँ, इंटरप्ट जो है काम चल रहा है। अब इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट से, है ना। तो सीरियल इनपुट आउटपुट में एक तो होता है हमारा एसआईडी, एक होता है हमारा एसओडी। एसआईडी का फुल फॉर्म हो गया हमारा सीरियल इनपुट डेटा। तो ये हो गया मेरे सीरियल इनपुट डेटा पिन, ये हो गया मेरा सीरियल आउटपुट डेटा पिन, सीरियल आउटपुट डेटा पिन। तो ये क्या काम करता है, यूज किसके आता है, यूज टू रिसीव डेटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट। और ये मेरा आ जाता है यूज टू ट्रांसफर सीरियल डेटा। ठीक है, तो जो बहुत एसआईडी और एसओडी जो दोनों है इंटरनली कनेक्टेड होते हैं D7 बिट ऑफ एक्यूमुलेटर। इंटरनली लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, internally connected to D7 of accumulator। ठीक है, तो ये हमारा जो इसका इंटरनल आर्किटेक्चर था हमारे। एक बार हम इस इंटरनल आर्किटेक्चर को कंप्लीट वापस रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से, जहाँ से हमने इसको किया है, यूज स्टार्ट किया है। अगर इंटरनल आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमने बात की रजिस्टर यूनिट की। रजिस्टर यूनिट में हमारे पास में 6 रजिस्टर होते हैं, जिनको हम जनरल पर्पज रजिस्टर बोलते हैं, BCDEHL। दो टाइप के रजिस्टर होते हैं, एक जनरल पर्पज रजिस्टर, एक होता है स्पेशल पर्पज रजिस्टर। तो 6 होते हैं हमारे पास जनरल रजिस्टर यूनिट, जिनके रजिस्टर जनरल पर्पज रजिस्टर, जिनकी साइज कितनी होती है, वर्ड लेंथ कितनी होती है, 8 बिट। अगर इनके 3 पेयर बनाए जा सकते हैं, BCDEHL। और जो मेमोरी होता है, मेमोरी का एड्रेस हमेशा बाय डिफॉल्ट किसके अंदर रहता है, HL रजिस्टर पेयर के अंदर स्टोर रहता है। तो ये तो है हमारा जनरल पर्पज रजिस्टर के बारे में। स्पेशल पर्पज रजिस्टर की बात करें तो सबसे पहले हमारा स्टैक प्रिंटर। स्टैक पॉइंटर के अंदर क्या होता है, जो भी टॉप ऑफ स्टैक का जो डेटा होता है वो किसमें होता है, स्टैक पॉइंटर के अंदर शामिल होता है। प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या होता है, भी प्रोग्राम काउंटर का एक तो नेक्स्ट जो भी स्टेप है ना, ये और लिख देता हूँ, आप अगर नहीं लिखा हो भाई, नेक्स्ट स्टेप का जो एड्रेस है, नेक्स्ट स्टेप एड्रेस, नेक्स्ट स्टेप एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर उसका एड्रेस रहता है, नेक्स्ट स्टेप जो भी एग्जीक्यूट होना है। और दूसरा इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम फ्लो, तो क्योंकि ये एक से नेक्स्ट स्टेप का एड्रेस कंटेन करके चलता है।
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एड्रेस लेस की बात करें तो जब ये होता है तब एएलयू ऑपरेशन होता है, और तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के केस के अंदर हमारा कोई भी फ्लैग मॉडिफाई नहीं होता है। एड्रेस बस की हमने बात करी ली A15 से A8, जब एएलई अगर हाई होती है तो आपका जो हायर बाइट होता है वो एज ए एड्रेस बाइट, और लोअर बाइट होता है AD0 से AD7, ये किस में होता है हमारा एज ए डेटा बस। जब हम कोई प्रोग्राम ऑपकोड, यानी हम अगर कोई भी हमें इंस्ट्रक्शन मिला, हमें इंस्ट्रक्शन कोई ऑपरेट करवाना है तो ऑपकोड फेच यानी इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, फेच करेगा। उस इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है उसको क्या करेगा, वो हमारा क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोड किस में होगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। जब इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा तब पता पड़ जाएगा इंस्ट्रक्शन किसका, तो इसको हम क्या नाम बोलते थे, ऑपकोड फेच। तो यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हमारा ओनली क्या रहता है, ऑपरेशन कोड कोड इन्वॉल्व रहता है। अब बात करें हम अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, अगर कोई पूछ ले एलयू किससे मिलकर बना है, तो एलयू हमारा बना है फ्लेक्स से, टेम्परेरी रजिस्टर एक्यूमुलेटर से। टेम्परेरी रजिस्टर हमारे कौन से होते हैं, डब्ल्यू एंड जेड। तो टेम्परेरी रजिस्टर जो है वो यूज किस कौन करता है, ओनली बाई प्रोग्रामर, ओनली प्रोग्राम। प्रोग्रामर यूज नहीं कर सकता, अपने क्या कहते हैं, ओनली मशीन यूज करती है इसको। ठीक है। फ्लैग की बात करें तो हमारे पास में फ्लैग हमने देखे, जब भी अर्थमेटिकल और ये एएलयू रिलेटेड ऑपरेशन होता है, मेरा फ्लैग क्या होता है, मॉडिफाई होता है। यानी रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, जीरो आया, जीरो फ्लैग है, पेरिटी फ्लैग है, ऑक्सिलरी कैरी है, कैरी है, तो वो मुझे किससे पता पड़ेगा, फ्लैग से। ठीक है। फ्लैग होते हैं मेरे 5, SZ, SC, PC। ठीक है। टेम्परेरी रजिस्टर पे बात कर ली, ये तीनों हमारे इसके अंदर आए। फिर हमारा नीचे है थर्ड, टाइमिंग एंड कंट्रोल। नाम से पता पड़ता है क्या काम करता है, टाइमिंग और इसको कंट्रोल करता है। तो ये तो हो गया हमारा टाइमिंग के लिए क्लॉक जनरेटर। क्लॉक जनरेटर में हम क्रिस्टल ऑस्किलेटर यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है और स्टेबल ऑस्किलेशन प्रोवाइड करवाता है। क्लॉक आउट की हमने बात कर ली, क्लॉक आउट में जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वो मुझे यहाँ प्रोवाइड होती है। और एफ क्लॉक की हमने बात करी थी, एफ क्लॉक होती है F crystal/2, F crystal/2। और रेडी की बात करें, अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्लो है तो ये क्या करता है, या तो ओनली इनपुट या ओनली आउटपुट एट एक एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जिससे सिस्टम की क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है। रीड बार राइट बार दोनों क्या होता है, लो एक्टिव सिग्नल है। अगर रीड बार है जीरो है तो यानी वो रीड कर रहा है, राइट बार है जीरो यानी वो राइट कर रहा है। एड्रेस लेस एनेबल यानी 1 है तो हमारा हायर बाइट तो ऐसे एड्रेस, और लोअर जो डेटा लाइन है वो हमारे किसे, डेटा बस की तरह। और अगर जीरो है तो कंप्लीट A0 से A15 हमारे किसकी तरह, एड्रेस बस की तरह काम करता है। ये हमारा स्टेटस सिग्नल है, जिनमें हमने टेबल बना के देखी भाई 0 0 0 तीनों हो, 0 0 1 हो, 1 है, 2 है, 0 1 0 है, तो किस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है। फिर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा डीएमए कंट्रोलर। डीएमए के अंदर होल्ड और एचएलडी है। अगर कोई प्रोसेसर को कोई बल्क में इनपुट आउटपुट और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसमिट करना हो, तो मेरा डीएमए क्या करता है, प्रोसेसर को होल्ड सिग्नल भेजता है। होल्ड सिग्नल भेजता है तो प्रोसेसर पहले क्या करता है कि जो भी अपने करंट कार्य जो कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है, उसको कंप्लीट करता है, और उसके बाद में एचएलडी सिग्नल को क्या कर देता है, लो कर देता है। तो इसका मतलब है कि हमें माइक्रो प्रोसेसर ने सिग्नल दे दिया कि भाई आप अपना ट्रांसफर कर लो मेमोरी इनपुट आउटपुट है। जब हमारा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है तब तक हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो किस में रहता है, होल्ड स्टेट के अंदर रहता है। तो जितने लंबे टाइम तक होल्ड में रहता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस हमारा क्या ज्यादा होगा, तो एक तो डीएमए ट्रांसफर में इसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रस्ट मोड। और जब हमारा ट्रांसफर कंप्लीट होता है तो वापस कंट्रोल किसको चला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को। इसी तरह से एक इसके अंदर हमने टेक्निक और यूज की थी, शॉर्ट ब्रस्ट मोड भी बोला था, जिसे साइकिल स्टीलिंग टेक्निक भी बोला था। इसमें क्या करते हैं, हम डेटा को ब्लॉक के अंदर डिवाइड करके फिर सेंड करते हैं, तो उससे हमारे माइक्रो प्रोसेसर का क्या आता है, इफेक्टिवली यूज। रीसेट इन का मतलब है कि मेरा माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट कितने पे कर दिया, 0 0 0 H पे, यानी प्रोग्राम काउंटर के अंदर नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाती है, ये। और जब ये हो गया तो ये मेरे को एक्नॉलेज दे देता है, रीसेट आउट। फिर हमने बात की थी इंटरप्ट की। इंटरप्ट सिग्नल क्या होता है हमारा, कि भाई हमारा इंटर जो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर को वो इन्फॉर्म करती है ना, इंटरप्ट के लिए। तो एक तो होता है ट्रैप हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर ये RST मतलब रीस्टार्ट 7.5, फिर 6.5, फिर 5.5 और INTR। और ये होता है हमारा एक्नॉलेज सिग्नल कि भाई इंटरप्ट जो है वो अभी यूज में आ रहा है, अभी सर्विस जो है माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट मोड के अंदर है। ये होता है हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट कितने होते हैं हमारे पास में, 5। फिर हमने देखा था सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। ये सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा, ये इनपुट के लिए यूज में, आउटपुट के यूज में आता है, और ये आउटपुट के लिए यूज में आता है। तो ये मेरा एक तरह से बेसिकली क्या है, इसका कंप्लीट सेटअप इंटरनल आर्किटेक्चर का।
ये 8 बिट हमारा इंटरनल डेटा बस कैसे कनेक्टेड है, ये मल्टीप्लेक्सर कैसे काम में आता है, टेम्परेरी रजिस्टर कैसे हैं, बीसी जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, एड्रेस बफर, एड्रेस डेटा बफर, टाइमिंग कंट्रोल के एक-एक सिग्नल, अरिथमेटिकल, लॉजिकल, ये सारी चीज़ें किस काम में आती है, ये हमने यहाँ से कवर किया है। तो आपको कैसा लगा ये? और इसमें आगे हम एक-एक टॉपिक पढ़ते जाएँगे, माइक्रो प्रोसेसर बहुत अच्छे से करेंगे, फिर हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, और ये बीच में कहीं पे जो अटकता है मामला, वो क्या होता है कि कई बार क्या फ़ोन आ जाता है, तो मैं भूल जाता हूँ मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट बार। ठीक है? तो मेरा नाम धर्मेंद्र, और आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना? आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो। ठीक है? वन्स अगेन थैंक यू।